स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई कविता को समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, फिर कविता के सारांश को, तत्पश्चात कविता की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में, कविता का संदेश और अंत में कविता के उद्देश्य को देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो जो पार्ट 1 थी उसमें हम लोग इस पाठ के आलोचनात्मक व्याख्या को देख चुके हैं। आइए बच्चन जी के संक्षिप्त परिचय को देखें। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी युग के एक ऐसे कवि हैं जिनकी मधुशाला के मधु ने युवा वर्ग को मदोन्मत्त कर दिया था। आप आस्थावादी कवि हैं। आपकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति आपको कुशल कवि बनाती है। आप काव्य की संगीतात्मकता, सरलता, मार्मिकता के कवि के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। आपने काशी और इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त कर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप कई वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1955 ईस्वी में आप हिंदी विशेषज्ञ होकर विदेश मंत्रालय में चले गए। 1966 ईस्वी में आपको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ समय तक आपका आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। आप युवा काल में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपकी प्रथम पत्नी श्यामा का अल्प वय में ही असाध्य रोग से निधन हो गया। पत्नी के वियोग ने आपको दुख से भर दिया। कुछ समय बाद आपने दूसरा विवाह तेजी से करके सुखी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। आपके जीवन पर उमर खयाम का विशेष प्रभाव था। मधुशाला रचना इसका जीवंत प्रमाण है। कर्म क्षेत्र में साहित्य की आराधना करते हुए यह महान विभूति 18 जनवरी 2003 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। आप उत्तर छायावाद के लोकप्रिय कवि हैं। आपके युग के युवा वर्ग को मधुशाला काव्य कृति आज ढलती उम्र में भी युवा बना जाती है। उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित इस कृति ने आपको अमर बना दिया। आपने हिंदी को सरस शैली में पहुंचाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। आप मानवीय भावनाओं के कुशल चितेरे कवि हैं। सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मकता और मार्मिकता आपके काव्य की प्रमुख विशेषता है। मूलतः व्यक्तिवादी कवि होते हुए भी सामाजिक जनजीवन का चित्रण भी आपने किया है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तीनों काव्य कृतियां एक के बाद एक प्रकाश में आईं। इन कृतियों में बच्चन जी के प्यार की कसक है। हिंदी में इन्हें हालावाद की रचनाएं कहकर संबोधित किया जाता है। सतरंगिनी एवं मिलन यामिनी, इनमें श्रृंगार रस के गीतों का संग्रह है जो युवा मन को उल्लास और मधुरता से भर देता है। निशा निमंत्रण एवं एकांत संगीत कवि की सर्वोत्कृष्ट कृतियां हैं। इनमें कवि की पीड़ा जाग उठी है। इसके अतिरिक्त आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, बुद्ध का नाच घर तथा आरती और अंगारे कवि के
अन्य काव्य संग्रह है। भाषा सरल एवं माधुर्य गुण से युक्त खड़ी बोली है। इसमें कहीं कहीं प्रतीकों का भी सहारा लिया गया है। शैली माधुर्य गुण से युक्त गीतात्मक है। मानवीय भावनाओं के सहज चितेरे बच्चन जी का साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है। कोमल कल्पनाओं और माधुर्य का यह कवि हिंदी काव्य साहित्य में अमर हो गया है। तो बच्चों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। जो बीत गई सो बात गई कविता बच्चन जी की एक चर्चित कविता है, जो उनके सतरंगिनी नामक काव्य संग्रह में संकलित है, जिसमें कवि ने जीवन में आने वाले झंझावातों की चर्चा करते हुए जीवन सत्य का उद्घाटन किया है। कवि हरिवंश राय बच्चन एक आस्थावादी कवि थे। जीवन की निराशाओं व असफलताओं से हार मानना उन्हें मंजूर नहीं था। कवि की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनकी प्रथम पत्नी श्यामा का अल्प वय में ही असाध्य रोग होने के कारण निधन हो गया था। पत्नी अत्यंत प्रिय एवं उनके जीवन का आधार थी, किंतु कवि ने उस हादसे से स्वयं को संभाला ही नहीं, अपितु उससे टकराते हुए समाज को बीती ताही विसार दे आगे की सुधि लेहूं का संदेश दिया। प्रस्तुत कविता उनकी पहली पत्नी के निधन के बाद लिखी गई थी। इस दृष्टि से यह कविता उनकी नितांत वैयक्तिक कविता लगती है, पर कवि ने प्रकृति को इसमें समेटते हुए उसे सार्वजनिक कर दिया है। कविता का मूल प्रतिपाद्य है व्यक्ति और उसके जीवन में घटने वाली शोभन अशोभन घटनाएं। कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हमारा जीवन नश्वर है, प्रकृति के सभी निर्जीव व सजीव नाशवान हैं। सृजन, चिंतन और संहार प्रकृति का शाश्वत धर्म है। प्रकृति के नियम बड़े कठोर होते हैं, वे हमारे अनुसार संचालित नहीं होते, बल्कि हमें उनके साथ समायोजन करना होता है। कवि एक दार्शनिक की भांति अपने जीवन में घटित एक दुखद घटना के आधार पर जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है, मानव जीवन की सरिता सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद के साथ प्रवाहित होती है। उसमें उठने वाली लहरों में मृदुलता भी है और कठोरता भी है। इन दोनों को स्वीकार करना ही हमारी नियति है। इसे स्वीकार करके चलने में ही जीवन की सार्थकता है। प्रिय पात्र के बिछुड़ने की पीड़ा असह्य होती है, मनुष्य उसे झेल नहीं पाता, परंतु अपने चारों ओर की प्रकृति पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिसमें प्रकृति अपने प्रिय पात्र के बिछुड़न को बड़े सहज ढंग से स्वीकार करके आगे बढ़ती रहती है। हमें प्रकृति से उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी बात को उन्होंने जीवन भर और जगत में घटने वाली घटनाओं के साथ जोड़कर दर्शाया है। तारों के टूटने पर, कलियों के बल्लरियों के मुरझाने पर या प्यालों के टूट जाने पर क्रमशः आकाश, मधुवन और मदिरालय व्यतीत नहीं होते, तो फिर हम क्यों प्रिय के बिछुड़ने से दुखित होते हैं। हरिवंश राय बच्चन की ही कविता की एक पंक्ति है, देखिए। आने के ही साथ विदा की देखी हमने तैयारी, अर्थात जो आया है उसका जाना भी तय है, यह जीवन का सत्य है। अतः हमें विगत और अनागत अर्थात भूत और भविष्य दोनों को भूलकर सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। इससे पिछली थकान से भी हमें निजात मिलेगी और अगली चुनौतियों में भी हमें ज्यादा ताजा और तैयार पाएंगी। यही कविता का मूल संदेश है। तो बच्चों,
क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग कविता की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में इस बिंदु पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, विचार करेंगे। कविता का संबंध हमारे हृदय से और गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है। मानव हृदय पक्ष की बात सुनता है, अतः कविता हमारे मन के अंदर सीधे उतर जाती है, मन को सीधे छू लेती है। साहित्य में ये दो बातें होती हैं, तभी साहित्य कालजयी होता है। वे दो बातें हैं, यथार्थ और समसार्थकता। साहित्य का यथार्थ कालजयी होता और समसार्थकता युगीन परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। ये दोनों तत्व मिलकर साहित्य को कालजयी बनाते हैं। बच्चन जी की कविता, उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। क्या आज हमारे जीवन पथ पर सिर्फ फूल ही बिछे हुए हैं, कांटों का मकड़जाल नहीं है, पर आज भी हमें उन्हीं फूल कांटों के बीच से गुजरना है। कवि की पीड़ा, उसका आनंद उसी का नहीं है। इसमें हम अपनी आशा आकांक्षा को ढूंढ लेते हैं। क्या आज हम शोक के क्षणों में टूट जाए, बिखर जाए, आत्मदाह कर ले? नहीं, यह तो जीवन का पलायन है। जीवन तो संघर्ष है। हमें यह बात जो बीत गई सो बात गई कविता सिखलाती है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी और आगे भी रहेगी। बच्चों, क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणीय बिंदु का चौथा पड़ाव, कविता का संदेश, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए, जो बीत गई सो बात गई शीर्षक कविता बच्चन जी की एक चर्चित कविता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक ही संदेश परक है। प्रायः हम सभी जीवन में घटित दुखित घटनाओं से तथा अपने प्रियजन की बिछुड़न के दर्द से इतना अधिक टूट जाते हैं कि उन्हें सामान्य स्थिति में आने में बहुत अधिक वक्त लग जाता है। ऐसे में यह कविता हमें यह संदेश देती है कि जो बीत गया है वह पुनः वापस आने वाला नहीं है। उसे धीरे धीरे भूलकर आगे भविष्य के बारे में सोचने में ही समझदारी है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति को हम लोग देख लें इस संदर्भ में, बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले। बच्चन जी के इस शब्दों में आने के साथ ही विदा की देखी हमने तैयारी, इस कविता का मूल संदेश है। हमें इस जगत में विगत और अनागत को भूलकर सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। इससे पिछली थकान से भी हमें निजात मिलेगी और आगे आने वाली चुनौतियां भी हमें ज्यादा ताजा और तैयार पाएंगी। इसी मूल संदेश के संदर्भ में कवि ने संसार को की क्षणभंगुरता व नश्वरता का भी संदेश दिया है। कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन और जगत में जो कुछ भी घटित अघटित है उसे स्वीकारने में ही जीवन की सार्थकता है। यही जीवन जीने की कला है। तो बच्चों, आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव, कविता का उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो बीत गई सो बात गई, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन ने निराश जीवन में आशा की किरण बिखेरने का प्रयास किया है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है,
यहाँ प्रत्येक वस्तु मिटने के लिए बनती है। अतः प्रिय से प्रिय वस्तु के विनष्ट होने पर शोक करने वाला या शोर मचाने वाला विवेकहीन होता है। मृत्यु या विनाश पर आंसू बहाना मूर्खता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु यही उपदेश देती जान पड़ती है। आकाश, मधुबन, मदिरालय आदि के उदाहरणों द्वारा कवि हमें सचेत किया है कि नश्वर संसार में किसी वस्तु को अनश्वर नहीं समझना चाहिए। सांसारिक सुख और सौंदर्य नश्वर है। किसी प्रिय के वियोग में रोना भोलापन है। जगत का यही नियम है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। फूल सूखने के लिए ही खिलते हैं, बल्लरियां मुरझाने के लिए ही पल्लवित होती हैं। यहाँ के वैभव पर नाच करना मूर्खता है। संसार नष्ट होने वाला है, लेकिन यह भी सत्य है कि यहाँ आनंद पूर्वक मस्ती में जीने वालों का अभाव नहीं है। आवश्यकता यह है कि हम अपनी सोच बदलें और हिम्मत से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। दुख की याद कर रोने वाला अबोध होता है। दुखों को भूलकर नए जोश और मस्ती में जीना ही जीवन की सार्थकता है। कवि की पंक्तियों को, हम लोग कविता की पंक्तियों को देखें, क्या संदेश दे रहा है कवि। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इस प्रकार इस आलोच्य कविता जीवन की नश्वरता का जहां एक ओर अमर संदेश देती है, वहीं दूसरी ओर जीवन दर्शन पर भी प्रकाश डालती है। तो बच्चों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई के पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने विचार किया, समझने का प्रयास किया इन 5 बिंदुओं पर, जिसमें बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय, कविता का सारांश, आज के संदर्भ में कविता की प्रासंगिकता, कविता का संदेश और कविता का उद्देश्य। एक तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिएगा, जो पहले पार्ट में आ रहा था बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का सप्तार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, वो आज भी आ रहा होगा, जिसे आप अपनी सुविधानुसार कॉपी में उतारेंगे एवं पाठ को बहुत गाने लायक बहुत अच्छा पाठ है। बहुत इसको 2, 4, 5 बार आप पढ़ेंगे और वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि जो है पाठ जो है परीक्षा के उद्देश्य से पूर्ण रूप से तैयार हो सके। और एक सलाह देना चाहूँगा कि इस चैनल को अपने मित्रों में अधिक से अधिक प्रचारित एवं प्रसारित करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इसका लाभ ले सकें। ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद का जो है 10 क्लास और 12 क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। उससे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों जो पढ़ते होंगे उनसे आप परिचित कराएंगे, ताकि वो इसका भरपूर लाभ उठा सकें। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।